हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन अ न्यू लेक्चर ऑफ सिद्धार्थ पाठशाला, जहां पर हम कर रहे हैं एसएससी जेई के पेपर के सेट को कंप्लीट और हम लोग 2018 के सेट 4 की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, सेट 4 में हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। लग रहा है पेंसिल अब शायद प्रॉपर वर्क होगा। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, कुछ सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द नंबर ऑफ जॉइंट्स j which constitutes a kinematic chain can be expressed in terms of number of links। अगर हमें j मतलब जॉइंट्स को नंबर ऑफ लिंक्स के टर्म में बताना है तो क्या होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक चेन के लिए j बराबर 3/2 L माइनस 2। ठीक है, आप लिंक से नंबर ऑफ जॉइंट्स को निकाल सकते हो फॉर अ काइनेमेटिक चेन। ठीक है दोस्तों, चलिए Which of the following will lead to the formation of higher pair? इनमें से क्या हायर पेयर बनाता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग, टर्निंग, रोलिंग और नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं इनमें से क्या बना रहा है आपका रोलिंग, मतलब जो रोलिंग पेयर है ना, वो एक्चुअली एक टाइप का हायर पेयर जनरेट करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए विच ऑफ द वॉट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस मैकेनिज्म। देखिए ये एक जगह से फिक्स है तो इसे 1 1 1 दे देंगे। ठीक है, ये 1 लिंक हो गई। ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, चलिए और ये जो हमारा स्लाइडर है ये 5 है ना। अब जॉइंट्स काउंट करते हैं। पहला जॉइंट क्या हो गया, पहला जॉइंट हो गया आपका ये 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर इनके बीच में जो एक जॉइंट होगा वो 4 जो स्लाइडिंग पेयर बना रहे हैं यहाँ पे, फिर एक ये जॉइंट 5 और देखिए ये बाइनरी ना होकर टर्नरी है 5, तो इसको 2 काउंट करेंगे अपन। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। देखो इस तरीके से होता है, तो ये 2 बनाता है टर्निंग पे, तो इसको 2 तो 7, तो 3 × 5 माइनस 2 × 7, आंसर हो गया 1। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वर्क डन पर साइकिल। वर्क डन पर साइकिल के अकॉर्डिंग या रिगार्डिंग हमें क्या बताना है, हमें बताना है स्टेटमेंट्स कौन सा सही है। वो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन पर साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन टॉर्क। वर्क डन per cycle is directly proportional to the angle turned by in one revolution। एक revolution एंगल घूमने में जितना होता है वर्क का प्रोपोर्शनल होता है। वर्क डन पर साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल टर्न इन वन रेवोल्यूशन। बोथ वर्क डन पर साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन टॉर्क एंड वर्क डन पर साइकिल इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल टर्न। मतलब ए और बी दोनों ही सही थे, इसलिए हम डी को ज़्यादा बेटर मानेंगे। The angular acceleration and moment of inertia of flywheel is 0.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया है, अल्फा दे दिया है 0.6, 2500 किलोग्राम मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ये क्या दे दिया है, MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई दे दिया है। आगे देखते हैं, What is the kinetic energy of the flywheel after the 10 second? After the 10 second बताना है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, है ना, और काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो इनिशियली हम मानेंगे काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियली हमारी वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी 0 है। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट बोला है ना, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये वैल्यू हो गई 0 बराबर 10 इंटू अल्फा की वैल्यू 0.6, तो ये आ गया 6। तो ओमेगा क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमारी काइनेटिक सॉरी यहाँ पे 0 कितना था, 6 रेडियन स्क्वायर था, और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करा दिया आपने 10 से, तो आ गया 6।
है ना। उसके बाद क्या होगा, हाँ देखिए सब सही जा रहा है। अब होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2500 इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब कितना हो गया 36, तो यहाँ हो गया 18 इंटू 25 कितना हो गया 45,000 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसने पूछा है किलो न्यूटन मीटर, तो हो गया 45। द पावर ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द पुली ऑफ डायमीटर 1 रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 250 आरपीएम। डायमीटर कितना पुली का 1 मीटर, ठीक है, स्पीड कितना है 250 आरपीएम, है ना, टू अ पुली ऑफ 0.50 डायमीटर बाय मींस ऑफ बेल्ट। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन कितना हो रहा है आपकी छोटी पुली से बड़ी पुली की तरफ हो रहा है ना पावर ट्रांसमिशन। तो अब इसने पूछा डिटरमाइन द स्पीड ड्रिवन पुली, तो फॉर्मूला होता है N2/N1 बराबर D1/D2। ठीक है, D1N1 बराबर D2N2 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कहीं नहीं R1 ओमेगा 1 इंटू R2 ओमेगा 2 से निकाला जाता है ये फॉर्मूला, कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है अगर दो आपस में घूम रहे हैं ना तो R1 ओमेगा 1 दूसरे के R2 ओमेगा 2 के बराबर होगा, है ना। चलिए और कुछ नहीं है, तो N2 कितना हो गया 250, N1 निकालना है, D1 हो गया 2.5 हो गया 1, तो N1 आ गया 100 RPM। आगे बढ़ते हैं। स्कॉच-योक मैकेनिज्म इज द इन्वर्जन ऑफ, जो स्कॉच-योक मैकेनिज्म होती है इज द इन्वर्जन ऑफ 4 बार लिंक चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन और नन ऑफ दीज। तो स्कॉच-योक मैकेनिज्म आपकी होती है एक टाइप की डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, और स्कॉच-योक में खासियत क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्कॉच-योक में क्या होता है, हम लोग देखिए इस तरीके से होती है डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। एक इसमें स्लाइडर यहाँ होता है, एक स्लाइडर यहाँ होता है और आपस में एक कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है। अगर हम एक स्लाइडर को फिक्स कर दें, है ना, तो दिस इज कॉल्ड स्कॉच-योक मैकेनिज्म। अगर हम प्लेट को फिक्स कर दें तो दिस इज कॉल्ड इलिप्टिकल ट्रेमल। और अगर हम कनेक्टिंग रोड को फिक्स कर दें दिस इज कॉल्ड ओल्डहैम कपलिंग। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का नहीं है। पेंडुलम पंप, विडवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन और इलिप्टिकल ट्रेमल। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये आंसर आप अपनी तरफ से खुद ही कर दीजिए। तो अभी अगर मैंने ऊपर इलिप्टिकल ट्रेमल आपको बता दिया आंसर कि वो डबल स्लाइडर है, तो वो सिंगल स्लाइडर कैसे हो सकता है। जो भी स्टूडेंट्स ने बताया बिल्कुल सही बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ क्लच व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग गेट वॉर्न आउट। ठीक है, अगर हमारी जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो वॉर्न आउट हो जाए, मतलब वियर आउट हो जाए, तो कौन सी थ्योरी यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। हमेशा याद रखना ओल्ड क्लचेस के लिए जो थ्योरी यूज होती है दैट इज यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, और न्यू क्लचेस के लिए जो थ्योरी यूज होती है दैट इज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। द इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इन द कॉनिकल क्लच एज पर द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। क्या पूछ लिया, इक्वेशन पूछ किया है किसका, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो और किसकी इक्वेशन पूछी है, एक मिनट देख लूँ मैं, टॉर्क की इक्वेशन पूछी है। ठीक है, टॉर्क की इक्वेशन इन्होंने पूछी है। चलिए, तो टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है ना, टॉर्क की इक्वेशन होती है आपकी म्यू पी अपॉन 4 साइन अल्फा डी कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल, varies directly to the length of the path of the contact, inversely proportional to the circular pitch, और all options are correct। तो देखिए जो arc of contact होता है वो होता है length of contact अपॉन cos phi।
तो किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बी आंसर। ऑल प्रोफाइल ऑफ gears having module of 12 mm and the length of arc of contact is 60 mm, what is the contact ratio of the gear profile? देखिए कुछ छोटी सी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ सकती है। देखिए कैसे, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं बताया है एंगल के बारे में, ठीक है, इन्होंने हमें क्या नहीं बताया, एंगल के बारे में। और जो कांटेक्ट रेशियो होता है वो होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन सर्कुलर पिच। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट हो गया आपका लेंथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन कॉस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 20 रख लो, इंटू सर्कुलर पिच हो गया आपका पाई इंटू 12, पाई एम लिखो दिए सर्कुलर पिच, तो पाई इंटू 12। इसको जब सॉल्व करोगे है ना, तो आपका आंसर निकल कर आएगा, है ना। द करेक्ट आंसर विल बी 1.6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लोडेड टाइप गवर्नर? इनमें से कौन सा लोडेड टाइप गवर्नर नहीं है? डेड वेट गवर्नर, स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, वॉट गवर्नर एंड पोर्टर गवर्नर। तो आंसर है वॉट गवर्नर। वॉट गवर्नर इज नॉट अ लोडेड टाइप गवर्नर। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर होते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, है ना, और इनके साथ में होते हैं इनर्शिया गवर्नर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पेंडुलम और एक होता है लोडेड। सुनते जाइएगा, यहाँ पे लिखने को कम देखिएगा। पेंडुलम में होता है वॉट गवर्नर और लोडेड में होते हैं दो टाइप के गवर्नर, एक होता है डेड वेट और एक होता है स्प्रिंग। डेड वेट में होते हैं दो गवर्नर, एक पोर्टर और एक प्रोल। और स्प्रिंग टाइप में होते हैं आपके 4। पहला होता है हार्टनेल, दूसरा होता है हार्टनिंग, तीसरा होता है आपका विल्सन हार्टनेल। क्या होता है? विल्सन हार्टनेल। और चौथा होता है आपका पिकरिंग। जो ग्रामोफोन में जो गवर्नर यूज होते हैं ना, ग्रामोफोन जो आपने देखा होंगे जिसमें आपने बड़ी बड़ी कैसेटें लगती थी, वो पिकरिंग गवर्नर होते हैं। द टाइप ऑफ फेलियर इन्वॉल्व्ड इन द एनालिसिस ऑफ रिविजिट जॉइंट आर शियर फेलियर, टेंसाइल फेलियर, क्रशिंग फेलियर और ऑल ऑफ देम। तो आंसर इज ऑल ऑफ देम। सभी के सभी एक टाइप के फेलियर हैं। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द मोशन ऑफ द फॉलोअर? इनमें से कौन सा फॉलोअर के मोशन के लिए करेक्ट है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आंसर है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। डी ई और लिख लो एक, दैट इज साइक्लॉइडल। ये भी एक टाइप का मोशन है, ठीक है। When a body is said to be dynamic equilibrium, ठीक है, when the body is moving with non-uniform acceleration, when the body is in uniform motion along circular path, when the body is in uniform motion along a straight line, when the body is moving with instantaneous velocity। तो आंसर इज when the body is in uniform motion along circular path। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग सर्कुलर पाथ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू स्टेट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम? इनमें से कौन सा टर्म स्टेट करता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम को? ठीक है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, काइनेटिक इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो आंसर इज काइनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। काइनेटिक इक्विलिब्रियम ऑल्सो बी यूज्ड स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है।
What is the direction of application of friction force with respect to the direction of motion of the object? तो friction is always opposing the motion of the object. तो हमेशा opposite direction. What is the SI unit of Poisson ratio? Poisson ratio is generally a unitless because the value is minus times a lateral strain upon longitudinal strain. Maximum principal stress theory was postulated by, तो जो MPST theory होती है that is known as Rankine theory. The equivalent length of the column when the both the ends are hinged, तो LE बराबर L. ये कब हो जाएगी? जब one is fixed, other is free. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. The expression for the slenderness ratio of the column is given as, तो देखिए जो slenderness ratio होता है that is known as K, है ना, that is nothing but a LE length effective upon K minimum radius of gyration. ठीक है, इसको ही बोलते हैं आपका slenderness ratio. तो आंसर C. The expression for the Rankine crippling load is given as, इनमें से Rankine crippling load बताइए. तो आंसर देखिए P बराबर सिग्मा सी ए अपॉन 1 माइनस के ब्रैकेट में एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर, सिग्मा सी ए अपॉन 1 प्लस स्मॉल ए एल ई अपॉन के का स्क्वायर, जहाँ पे ए की जो वैल्यू है दैट इज पाई स्क्वायर ई. बिल्कुल सही लिखा हुआ है. दिस इज द राइट आंसर. What is the ratio of Euler buckling loads of column having both end fixed and other ends opposite? ठीक है, both end fixed and other end opposite. तो both end fixed है, ठीक है, और one end fixed है और other end is free. ठीक है, अब देखिए अगर both end fixed है तो यहाँ पर जो लेंथ इफेक्टिव हो जाएगी that is equal to 2L. दैट इज इक्वल टू सॉरी अगर L/2 और अगर वन फिक्स्ड और वन फ्री है तो LE बराबर 2L है ना. तो PC बराबर क्या होता है पाई स्क्वायर अपॉन PC प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन LE स्क्वायर के, है ना. तो पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा PC1 बराबर 1 अपॉन 4, यहाँ पे 4 अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा. अपॉन PC2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 L स्क्वायर. तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, 4 ऊपर गया, PC1 अपॉन PC2 बराबर 16:1. द थिन वॉल्ड सिलेंडर वेसल हैज द वॉल थिकनेस T, diameter D is subjected to the gauge pressure of P. If the diameter of the vessel is doubled, what is the ratio of hoop stress as compared to the initial value? क्या किया गया है यहाँ पर, हमने सिलेंडर वेसल था तो क्या हो गया PD/2T सिग्मा 1. हमने क्या किया डायामीटर को डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया तो हुप स्ट्रेस कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी, है ना. तो 2:1. अ मेटल पाइप इज सब्जेक्टेड टू अ इंटरनल प्रेशर ऑफ 10 kgf per centimeter square. If the permissible tensile stress in the metal is 200 kgf per centimeter square, the thickness of the ratio of the pipe is 2.5 centimeter. What is the diameter? So that is nothing but equal to the PD/2T less than equal to 200 kgf. P की वैल्यू 10, डायमीटर पता नहीं, है ना. यहाँ पे हो गया आपके वैल्यू 2.5. आंसर देना है आपको किसमें, व्हाट इज द डायमीटर. डायमीटर भी तो बताया नहीं इन्होंने, मीटर में बताना है सेंटीमीटर बताना है, देख लेंगे पर कोई बात नहीं. 200 T दिया है यहाँ पर, T तो दे दिया PD/2T और D ही बताना है हमें PD/2. तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 10 है ना. तो देखिए ये हो गया 2.5 इंटू 2 कितना हो गया 5 2 10 तो 100. तो D बराबर आ गया 100 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. द पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट
of the diameter d rotating at the speed of n rpm, the power p is related to the diameter d and n. तो हमेशा याद रखना जो पावर होती है that is nothing but proportional to the n d q. Which is the correct option for the stress experienced by the shaft when the power transmission in the shaft takes place through the gears? ठीक है, the shaft when the power transmission in a shaft takes place through the gears. तो varies bending and constant torsional stress, constant bending and varying torsional stress, torsional stress और bending stress. ठीक है, तो शाफ्ट के लिए बताना है. तो शाफ्ट के लिए जो क्या होता है, आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो कांस्टेंट होती है और जो टॉर्जनल होती है वो वेरी करती रहती है. ठीक है दोस्तों, तो ये था 127 का आंसर. 129. When the beam of the diameter 75 mm has a span length of 10 meter is subjected to the uniform distributed load W, the maximum value of bending stress is 6.75. What is the value of distributed load if the beam is simply supported? Simply supported beam है. और क्या है, लोड क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और इसके लिए आपको क्या बताना है, इसके लिए आपको बताना है आपका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दे दी, तो आपसे पूछा है कि आपको सिर्फ क्या बताना है, आपको बताना है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. तो इसके लिए जो वैल्यू होती है दैट इज WL²/8 है ना. जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है, W बेंडिंग मोमेंट है ना, एक मिनट निकाल देता हूँ मैं, नहीं तो यहाँ W लग रहा है तो यहाँ लगेगा W × L, WL/2 WL/2. ठीक है, इधर आ गया. दिस इज कम आउट टू द WL/2 2L/2 और this is come out to be the WL. तो क्या WL²/4, हाँ सही है, WL²/8. WL²/8 बराबर 6.75. L की वैल्यू दे दी है आपको कितनी, यहाँ पे 10 मीटर. यहाँ पे L की वैल्यू रखो 10 मीटर और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप W की. यहाँ से W की वैल्यू निकाल लोगे है ना. व्हाट विल बी द आंसर, मतलब व्हाट विल बी द आंसर, आंसर आएगा आपका, आंसर कितना आना चाहिए था इसका, एक मिनट रुकिए मैं आपको बता देता हूँ. 0.54. ठीक है दोस्तों, चलिए. A steel bar of a dimension of 10 mm into 1 mm into 1 mm is free to expand is heated from 15 to 25 डिग्री से. What is the stress developed? देखो इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक है इस क्वेश्चन में. वो लॉजिक क्या है, इसमें लिखा है वर्ड फ्री टू एक्सपांड, मतलब आपका जो कंपोनेंट है दैट इज फ्रीली एक्सपांडिंग, मतलब अपने आप फ्री में एक्सपांड हो रहा है. तो अगर कोई चीज़ फ्री में एक्सपांड हो रही है, फ्रीली एक्सपांड हो रही है, दैट गिव्स नो स्ट्रेस. ठीक है. फॉर अ प्योर सब्सटेंस इन गैसियस फेज टू बी लिक्विफाइड, अगर गैसियस फेज के कंपोनेंट को लिक्विफाइड किया जाए तो गैस हैज टू गो अंडरगो इनिशियल कूलिंग बिलो, है ना. गैस इनिशियल कूलिंग बिलो द व्हाट, क्रिटिकल स्टेट, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन और ट्रिपल पॉइंट. तो दैट इज क्रिटिकल स्टेट. ठीक है. ये पॉइंट पे, यहाँ से ये पॉइंट पे डोम में आपका जो लिक्विड फेज है वो गैसियस फेज में, और इसके नीचे जाओगे तो गैसियस फेज से आप लिक्विड फेज में अपने आप को कन्वर्ट करने लगते हो. समझ गए दोस्तों. अब चलते हैं 132. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी. तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है आपकी गैसियस में, फिर होती है लिक्विड में, फिर होती है सॉलिड में. सो आंसर विल कम आउट टू द CBA. The entropy always increase from isolated system and when the equilibrium is reached it is. तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, ये स्टेटमेंट याद रखना.
और अगर इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है देन इट इज मैक्सिमम, तो वो अपनी मैक्सिमम कंडीशन पर पहुंच चुकी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन T1 एंड T2 if there is increase in source temperature by small t and a decrease in a sink temperature by small t, how the efficiency in both the cases is related। ठीक है, चलिए पहले N1 देख लेते हैं एफिशिएंसी। हमने क्या किया है, हमने सोर्स टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया है, मतलब 1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस T। इसमें क्या होगा, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे 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 सेकंड, डिक्रीज इन सिंक टेम्परेचर। वन माइनस TL माइनस T अपॉन कैपिटल T। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, आप देखिए एफिशिएंसी के साथ, सॉरी ये इस तरीके से नहीं है, दो अलग अलग, इन लोगों ने सही तरीके से इसको परिभाषित नहीं किया है। इन्होंने कंपेयर करने बोला है जो पहले एफिशिएंसी है, दैट इज एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1, और दूसरी एफिशिएंसी क्या होगी 1 माइनस T2 माइनस स्मॉल t अपॉन T2 प्लस T को। तो इसमें तो अलग ही दिख रहा है कि जो N2 है वो ज़्यादा होगी N1 से, क्योंकि यहाँ से ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो N2 in a surrounding the amount of irreversibility of a process undergone by a system is determined by, ठीक है, entropy change of the system, entropy change of the surrounding, entropy increase of the universe और entropy decrease of the universe। तो आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा कि नहीं? उन्होंने क्या बोला है कि अमाउंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी है ना, और प्रोसेस अंडरगोन बाय सिस्टम, जो सिस्टम के द्वारा इज डिटरमाइंड बाय, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इन ऑटो साइकिल आर इज द कंप्रेशन रेशियो, गामा is the adiabatic index, and what relation defines the air standard efficiency, that is 1 minus 1 upon r की पावर गामा माइनस 1। for the same operating maximum pressure and temperature, which cycle will have the highest efficiency, इनमें से कौन सी साइकिल की हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है? तो अगर बात हो रही है मैक्सिमम प्रेशर की, तो मैं आपको बता चुका हूं डीजल साइकिल 138, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ साइकिल इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही पेचीदा टर्म में दिया हुआ है ना, वैसे इतना ये वो टफ नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दिमाग में रख लो थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, ये जनरली पूछ इस तरीके से आता भी नहीं है मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑटो साइकिल, है ना, क्योंकि ऑटो साइकिल तो गलत ही दिया है, क्योंकि ऑटो साइकिल की ये चारों ही नहीं हो सकते, इसलिए ड्यूल साइकिल है ना, ये ऑटो साइकिल का नहीं है, ये ड्यूल साइकिल का है, क्योंकि इसमें देखो क्या आ रहा है, कट ऑफ रेशियो भी आ रहा है ना, और आपका है ना एक्सपांसन रेशियो भी आ रहा है। ठीक है, कट ऑफ रेशियो भी आ रहा है, एक्सपांसन रेशियो भी आ रहा है। व्हाट इज द स्टेट एट विच फेज अकर्स विदाउट अ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर नोन एज। ठीक है, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्टेट विच फेज चेंज अकर। ठीक है, प्रेशर चेंज नहीं होता है और ना ही टेम्परेचर चेंज होता है, और जो आपकी जो फेज है वो चेंज हो जाती है, दैट इज क्रिटिकल स्टेट, है ना। इस पॉइंट पर ना प्रेशर चेंज होता है ना टेम्परेचर चेंज होता है, पर चेंज क्या हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है। व्हाट वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इन परसेंटेज रिप्रेजेंट द ड्राई सैचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर। तो ड्राई सैचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर के लिए है ना, परसेंट में पूछा जाए तो जो x होगा वो 100 होगा, और अगर लिक्विड के लिए बोलते है ना तो x 0 होता, तो आंसर हो गया डी। विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। इनमें से कौन सा फैक्टर ऑटो साइकिल्स में
कंट्रीब्यूट करता है? कंप्रेशन रेशियो, ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड नन ऑफ दिस. द आंसर इज कंप्रेशन रेशियो. If the Carnot refrigerator has a COP of 6, what is the ratio of lower to the highest absolute temperature? ठीक है, रेफ्रिजरेटर का COP है 6, है ना, और उसने पूछा है TL अपॉन TH बताओ. तो देखो 6 इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL है ना. अब क्या तुम इससे TH अपॉन TH नहीं निकाल सकते? सिंपल सी बात है, इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, TH अपॉन TL, TH माइनस TL अपॉन TL बराबर 1/6. इसको यहाँ डिवाइड करो, यहाँ से डिवाइड करो, TH अपॉन TH निकाल, TL अपॉन TH निकाल लो, है ना. 6 to 7 आएगा. लोअर टू द हाइयर है ना, तो 6 to 7 कैसे आ सकता है? तो कुछ गलती दी है ना, यहाँ पे कुछ गलती होगी, तो आप इसको देख लीजिएगा, जो आंसर है वो आपको पता चल जाएगा. यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक्स है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दी है, ठीक है, क्योंकि 6 to 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि TL अपॉन TH बताना है ना, तो ये तो ऑब्वियसली छोटा होगा, तो 0 पॉइंट छोटे होने वाला है. देख लीजिएगा आप. वैसे आंसर गलत दिए हैं चारों के चारों, जो आंसर है वही इसका सही आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द बिलो स्टेटेड आर प्रॉपर्टीज ऑफ PMM2? When net work is equal to the heat absorbed and work efficiency is 100%. बिल्कुल सही लिखा है. जब आपकी हीट कंप्लीटली वर्क में बदल जाए. हीट एक्सचेंज फ्रॉम द वन हीट रिजर्वायर, बिल्कुल सही लिखा है. इट वॉलेट्स केल्विन प्लैंक, बिल्कुल सही है. इट इज़ अ हाइपोथेटिकल मशीन, चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आंसर हो गया 1 2 3 4. टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन. टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली एक टन में जो हीट होती है वो होती है 3.5 किलोवाट, है ना. तो इसका आंसर होता है द रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन, द रेट ऑफ किलोवाट पर सेकंड, सॉरी, द रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इज 1 टन. कितनी हीट निकाली इज नोन एज 1 टन. व्हाट इज द रेशियो W/Q, मतलब वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द साइकिल Q ट्रांसफर टू द साइकिल, नोन एज, दिस इज नथिंग बट अ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, स्पेसिफिक कंजप्शन, specific work transfer or work ratio. That answer is air standard efficiency. What processes does Carnot cycle consist of? Carnot cycle इनमें से कौन सी प्रोसेस कंसिस्ट करती है? ठीक है, 2 isothermal, 2 adiabatic, 2 isothermal, 2 constant volume, 2 isothermal, 2 constant pressure, और 2 constant pressure and 2 constant volume. Then answer is 2 isothermal and 2 adiabatic process. ठीक है. What is the temperature at which a system goes under a reversible isothermal process without heat transfer? बिना किसी हीट ट्रांसफर के, है ना. What is the temperature at which system goes a reversible isothermal? तो this is known as absolute zero temperature. क्या बोला जाता है इसको? Absolute zero temperature. आगे बढ़ते हैं. How is the thermal efficiency of an IC engine related to the compression engine? Increase, decrease, may increase or decrease or remain same? So it is decrease. All the process in an air standard cycles are assumed to be, तो reversible. Always याद रखो, ठीक है, always याद रखना है. Water flows through a turbine in which due to the friction there is a temperature rise from 30 degree to 35 degree C with there is no heat transfer taking place during the process. So what is the change in entropy of the water? ठीक है, तो this is nothing but, है ना, इसका फॉर्मूला होता है mCp ln T2/T1, ठीक है. और वाटर के लिए Cp की वैल्यू हो जाएगी 1.005, वाटर है ना, तो वाटर के लिए Cp की वैल्यू, वाटर फ्लोज थ्रू है ना, वाटर के लिए Cp की वैल्यू, तो वाटर के लिए Cp एंड Cv इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है. तो वाटर के लिए मैं Cp की वैल्यू को भूल रहा हूँ, फॉर्मूला यही लगेगा. आप एक काम करिएगा, या मुझे वन सेकंड दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ. मेरे दिमाग से एक्चुअली निकल गई एकदम से Cp की वैल्यू वाटर के लिए.
4.2 सॉरी 4.2 है ना इंटू ln अपॉन 35 प्लस 273 अपॉन 30 प्लस 273, इसको सॉल्व करिएगा आप, जो आंसर निकलेगा दैट इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ वाटर, m की जगह 1 चला जाएगा, ठीक है। 151 इन 1841 HSS हाई स्पीड स्टील द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम इज, तो आंसर इज 4%, 1% होता है आपका वेनेडियम, 18% होता है आपका टंगस्टन, ठीक है। pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू 7। चलिए 153 डैश इज द बेटर सूटेड फॉर द लाइटर ड्यूटी बियरिंग, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज इज बेटर सूटेड फॉर लाइटर ड्यूटी बियरिंग। तो चलिए 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज नॉट द न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल, इनमें से कौन न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल कौन नहीं है, तो ग्रेफाइट, कार्नेलाइट, क्रोमाइट और डोलोमाइट, तो कार्नेलाइट इज नॉट द न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ओके। चलिए 155 डैश स्ट्रक्चर हैज मैक्सिमम हार्डनेस, तो मैक्सिमम हार्डनेस होती है मार्टेनसाइट की, है ना, तो ये गलत है, ये दोनों ही गलत लगे हुए हैं। ट्रूथेसाइट की होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। डैश हैज लीस्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन, इनमें से सबसे लीस्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन किसका होता है, तो दैट इज इनवर का कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन सबसे लेस होता है, इसीलिए इनवर को हम लोग यूज करते हैं अपने जो इंजन्स होते हैं हमारे, है ना, और जो स्पार्क प्लग होते हैं उनमें यूज करते हैं। 157 डैश इज द एसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एनी हार्डेंड स्टील, तो देखिए अगर किसी भी चीज़ को हार्ड बनाना है ना, या आयरन से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को हार्ड करना है, हार्डनेस बढ़ानी है, तो उसमें कार्बन होना ही चाहिए। कार्बन जितना ज़्यादा होगा हार्डनेस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। 158 डैश स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय नेक्ड आई, है ना, अपनी नॉर्मल आई से किस टाइप का स्ट्रक्चर देखा जा सकता है, एटॉमिक, ग्रेन, माइक्रो और मैक्रो, तो हम लोग ग्रेन स्ट्रक्चर अपनी नॉर्मल आई से देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैक्रो भी देख सकते हैं, है ना, मैक्रो माइक्रो एक अलग वर्ड है, ठीक है, एटॉमिक और ग्रेन अलग चीज़ है, तो ये थोड़ा सा आंसर गलत है, पर ग्रेन इज द आंसर। 159 डैश इज यूज्ड फॉर बियरिंग लाइनर, ठीक है, तो बियरिंग बनाने के लिए, है ना, हमें कौन सी मेटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है बेबेट मेटल की, ठीक है, बेबेट मेटल। 160 डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, है ना, जो कंट्रोल करता है किसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील को, तो कार्बन, क्रोमियम, वेनेडियम और टंगस्टन, तो आंसर इज कार्बन। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स किस टाइप के होते हैं, प्रैक्टिकल मतलब है रियल, है ना, जो हमारी जो ओरिजिनल रियल लाइफ है उससे कनेक्टेड होते हैं। आर विस्कस, पजेसेस सरफेस टेंशन, आर कंप्रेसिबल, पजेसेस ऑल द अबव प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही, ऑल दी प्रॉपर्टीज। देखिए जो आइडियल लिक्विड होता है वो नॉन विस्कस होता है, जिसमें सरफेस टेंशन नहीं होती है और इनकम्प्रेसिबल होता है, पर हमारा जो आइडियल फ्लूइड है वो सारी कंडीशंस फॉलो करता है ना, तो 161 का है डी आंसर। 162 प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड इज कॉल्ड, ठीक है, फ्लूइड मतलब फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी बताइए जिसमें उसके खुद के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टेड होते हैं, तो दैट इज कोहेजन। और अगर कोई फ्लूइड किसी और चीज़ के मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड हो, दैट इज नोन एज अडहेजन, ठीक है, जैसे पानी का कांच के साथ बॉन्डिंग, है ना, और मरकरी की, है ना, अपने खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग। फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई है तो विस्कोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, गैसेस की और लिक्विड की सेम रहेंगी, इंक्रीज कर जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी, और सोज इरेक्टिक बिहेवियर, है ना, तो अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो अमाउंट ऑफ फ्री वॉल्यूम
क्या होता है, डिक्रीज होता है कंप्रेशन में, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, ड्यू टू द वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, हैज द डायमेंशन ऑफ वन प्रेशर, है ना। एक तो ये दिया हुआ है 1 बाई प्रेशर, ठीक है। इंक्रीज विथ प्रेशर, इज लार्ज व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड विस्कोसिटी। तो बल्क मॉडुलस होता है K बराबर dP अपॉन माइनस dV बाई V, ठीक है, या V dP बाई dV, है ना, या रो dP बाई d रो। तो देखिए, है ना, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा बल्क मॉडुलस इंक्रीज हो रहा है। यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर mm स्क्वायर। इज लार्ज व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल, है ना। तो कंप्रेसिबल अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और विस्कोसिटी, देख सकते हो। तो बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फ्लूइड आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, फ्लूइड कन्फर्म टू द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स, व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड कैन नॉट सस्टेन टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा सही नहीं है पूछा है, ठीक है, याद रखना, नॉट ट्रू पूछा है। तो फ्लूइड तो फ्लो कर सकता है ना, बिल्कुल सही बात है, कोई भी शेप ले सकता है, सही बात है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम में तो कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता, सिर्फ नॉर्मल फोर्स लगता है प्रेशर का, ये भी सही है। व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड कैन सस्टेन शियर फोर्स, फ्लूइड जो होते हैं वो कभी भी शियर फोर्सेस को सस्टेन नहीं कर पाते, और शियर स्ट्रेस जैसे ये है, इस पर शियर स्ट्रेस लगते ही फ्लूइड आगे की तरफ भगेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं ना पानी वानी। तो डी आंसर। द कंडीशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी आर, ठीक है, किसकी बताना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर क्या है, द मैटर सेंटर शुड लाई अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। द सेंटर ऑफ बायंसी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, ठीक है। अ राइटिंग कपल शुड बी फॉर्म, राइटिंग कपल फॉर्म होना चाहिए, एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो देखिए, पहला जो लिखा है मेटा सेंटर शुड लाई अबव द सेंटर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आई राइटिंग कपल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। 167 की तरफ चलते हैं। अ पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, ठीक है, मतलब मरकरी है, जल्दी नॉर्मली, इज प्लेस्ड इन मरकरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अंडर मरकरी, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, अगर मेरी किसी चीज़ की डेंसिटी, मेरे फ्लूइड की डेंसिटी और नॉर्मल फ्लूइड की डेंसिटी अगर सेम है, तो कैसे मतलब डूब सकता है, ठीक है, ठीक है, कोई भी मेटल मतलब कैसे डूब सकता है, ठीक है, अंदर कैसे जा सकता है। तो होल द मेटल विल पीस इमर्ज्ड विद इट्स टॉप सरफेस जस्ट एट मरकरी लेवल, ठीक है, मतलब वो मरकरी लेवल में मिलकर आपस में वहीं पर तैरता रहेगा, ठीक है। चलिए आंसर हो गया सी। इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉन्वेक्स, सरफेस लिक्विड कैसी है हमारी, कॉन्वेक्स है, इस टाइप की है, सोचिए इस टाइप की सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, देन कोहेजन प्रेशर इज नेग्लिजिबल, कोहेजन प्रेशर इज डिक्रीज, कोहेजन प्रेशर इज इंक्रीज, और नन ऑफ दीज। देखिए, अगर हमारा लेवल इस तरीके का होता कॉनकेव, तो हमारा फ्लूइड राइज क्या होता, तो मतलब अडहेजन ज़्यादा होता है ना। और अगर हमारा फ्लूइड कॉन्वेक्स शेप बना रहा है तो इसका मतलब कोहेजन प्रेशर ज़्यादा है, तो कोहेजन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। ये डेप्रिसिएशन के कारण आता है, और ये अडहेजन मतलब जब इंक्रीज होता है ना लेवल, उसके वजह से आता है। लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, दिस इज अकॉर्डिंग टू द, मतलब अगर हमने लिक्विड भरा है तो उसके हर पार्ट पर जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वली लग रहा है। ये लॉ किसने दिया था, ये लॉ दिया था पास्कल ने। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ हमारा जो प्रेशर होता है वो चेंज नहीं करता है, अगर जब तक वहां पर कोई एक एक्सटर्नल डिवाइस ना लगाया हो, लाइक अ पंप,
ठीक है। मरकरी इज ऑफन यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज, देखो मरकरी को बैरोमीटर में यूज करने का कारण पूछ जाए, इट इज द बेस्ट लिक्विड, ये ऐसा कोई कारण नहीं होता, ठीक है, पर ठीक है एक सही कारण मान लेते हैं। द हाइट ऑफ बैरोमीटर विल बी लेस, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ। द वेपर प्रेशर इज सो लो दैट इट मे बी निगलेक्टेड, ये गलत लिखा है, इसका वेपर प्रेशर हाई होता है, ठीक है। तो ओनली ए एंड बी। द लॉसेस ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन आर एक्सप्रेस्ड, जो लॉसेस ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन आर एक्सप्रेस्ड बाय, तो आप देख सकते हो सडन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देखो 4 फॉर्मूले दिए, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2g, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन g और v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो देखिए सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पूछा है, तो ये सारे के सारे ही गलत है। सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है आंसर आपका 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, क्या हो गया 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g। देखो किपोलेटी नॉच, ये नॉच का क्वेश्चन है, जनरली क्या होता है हम लोग नॉच वगैरह नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉच के वजह नॉच थोड़ा सिविल वाले ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि जो बंदे गेट की और ईएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि बियर एंड नॉचेस हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कराने ही पड़ेंगे अगर एसएससी की तैयारी करनी है तो सुनिए। किपोलेटी नॉच is designed as trapezoid with its side sloping at one horizontal and other, ठीक है, तो अदर साइड 1 वर्टिकल 2 वर्टिकल 3 वर्टिकल और 4 वर्टिकल, तो आंसर इज 2 वर्टिकल, ठीक है, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 173 की तरफ चलते हैं, नहीं सॉरी 4 वर्टिकल आंसर इसका, 4 वर्टिकल नोचेस होती हैं, हाँ सॉरी मैं भूल गया था, 4 वर्टिकल नोचेस। द फ्लो इन वेंचुरीमीटर फ्लूम टेक्स प्लेस एट, ठीक है, द फ्लो इन वेंचुरी फ्लूम, ठीक है, जो वेंचुरी फ्लूम होता है टेक्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द हाइड्रोलिक रैम एक्ट्स लाइक, तो हाइड्रोलिक रैम जो होती है वो किस तरीके से काम करती है, तो इट इज़ अ वर्क लाइक अ हाइड्रोलिक इम्पल्स पंप, ठीक है, ठीक है, जो हाइड्रोलिक रैम होती है ये जिसका नाम हाइड्रैम होता है ना, इट्स अ साइक्लिक वाटर पंप पावर्ड बाय अ हाइड्रो पावर, इट टेक्स इन वाटर एट वन हाइड्रोलिक हेड, मतलब प्रेशर पे, एंड फ्लो रेट एंड आउटपुट वाटर एट अ हाई हाइड्रोलिक रेट एंड लोअर फ्लो रेट, मतलब एक रेट मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो में कुछ हेड पे ये एनर्जी को लेता है और क्या होता है हाई हेड पे भेजता है, ठीक है, और कम फ्लो डिस्चार्ज के साथ, कम फ्लो के मतलब उसके साथ वेलोसिटी के साथ। द राइज ऑफ लिक्विड along the walls of a revolving cylinder as compared to the depreciation at the center, देखो क्या हो रहा है कि एक यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड भरा है कुछ, ठीक है, और जब इस सिलेंडर को हमने मूव किया इस तरीके से, एंगुलर वेलोसिटी थी, तो ये पानी क्या होता है ऐसे 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 डेप्रिसिएशन आ जाता है इनमें, तो क्या होता है इन्होंने ये पूछा है ना, तो डेप्रिसिएशन कंपेयर टू द इनिशियल लेवल, तो जो इनिशियल लेवल के कंपैरिजन में जो डेप्रिसिएशन आया होता है ना, और जो पहले से उसका इनिशियल लेवल होता है ना, तो वो इक्वल होता है ना, जो मतलब ऊपर से मतलब इस तरीके से कुछ हो गया होता है और ये उसका इनिशियल लेवल, तो ये जो पोर्शन है एक्स ये बाई के बराबर है, ठीक है, इनिशियल लेवल के बराबर ही होता है वो, तो सेम आंसर हो जाएगा। ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इज ऑब्टेन व्हेन इट्स डेप्थ, है ना, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर के लिए कि हाफ ऑफ द ब्रेथ होना चाहिए। इन केस ऑफ अ 2 डायमेंशनल फ्लो द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आर गिवन बाय u बराबर ax p बराबर b बाई वाई, द पॉइंट वेयर नो मोशन अकर्स इज, ठीक है, उसने पूछा है कि वो पॉइंट बताइए जहाँ पे कोई भी मोशन अकर नहीं हो, ठीक है, नो मोशन अकर, क्रिटिकल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, स्टैग्नेशन पॉइंट और नन ऑफ दीज, तो आंसर है इसका नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर हमारे वेलोसिटी कंपोनेंट u बराबर ax और v बराबर by है तो हमारी जो स्ट्रीम लाइन्स होंगी ना वो हाइपरबोलिक होंगी, ओके दोस्तों। चलिए
द हेड लॉस इन केस ऑफ हॉट वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप कंपेयर टू द कोल्ड वाटर फ्लो विल बी। तो देखो हॉट वाटर वाली जो पाइपलाइन होती है, फ्लो होता है, उसमें जो हेड लॉस होता है वो कंपेयर टू द कोल्ड वाटर वाली पाइपलाइन में उससे लेस होता है। ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसमिटेड ऑफ पावर थ्रू अ पाइप, तो इसका आंसर डायरेक्टली है 0.6667, मतलब 66.67% होती है, और जो नुकसान होता है वो 33.33% होता है। ठीक है। इन द आइडियल केस के लिए, मैक्सिमम वर्क के लिए, इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इट अकर्स इन ओपन चैनल, losses are proportional to the square of the velocity, velocity at boundary is 0 and shear stress are more compared to laminar flow, है ना। अब उन्होंने पूछा है कि हमें बताइए आप टर्बुलेंट के लिए, तो टर्बुलेंट में जो शेयर स्ट्रेस होती हैं वो एज कंपेयर टू द लेमिनार काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और आपको जैसे पता होना चाहिए वेलोसिटी का ग्राफ, लेमिनार के लिए वेलोसिटी का ग्राफ इस टाइप का कुछ पैराबोलिक होता है, पर आप देखोगे अगर टर्बुलेंट का, तो टर्बुलेंट का कुछ इस तरीके के शेप का होता है। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइंस ऑफ एनी फ्लो सिस्टम एज कंपेयर टू द एनर्जी लाइन। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन फॉर एनी फ्लो सिस्टम एज कंपेयर टू द एनर्जी लाइन किस टाइप की होती है? अबव होता है, बिलो होता है ना, एट सेम लेवल, और मे बी बिलो और अबव द डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो लेवल कैसा होता है हाइड्रोलिक का? बिलो होता है। For maximum discharge through a circular open channel, the ratio of depth of flow to the diameter of the channel should be, है ना। तो क्या वैल्यू होती है मैक्सिमम डिस्चार्ज की सर्कुलर ओपन चैनल में? इफ रेशियो ऑफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो डायमीटर ऑफ द चैनल का, तो होता है 0.95। तो आंसर है नन ऑफ दीज। तो आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हो, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ट्राइंगुलर सेक्शन इन ओपन चैनल फ्लो विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन वर्टेक्स एंगल एट द ट्राइंगल बेस पॉइंट ए। देखो कुछ इस टाइप का होता है ट्राइंगुलर सेक्शन, है ना, यहाँ पे थीटा है ना, इसकी वैल्यू पूछिए तो इसका आंसर होता है 45 डिग्री। इसमें तो नन ऑफ दिस होगी। ठीक है, इसके लिए तो नन ऑफ दिस होगी, बाकी आंसर होता है इसका 45, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, चलिए किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? आपके द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? स्लोप ऑफ ऑरिफिस, साइज ऑफ ऑरिफिस, हेड ऑफ लिक्विड अबव ऑरिफिस, और फ्रिक्शन एट ऑरिफिस सरफेसेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? फ्रिक्शन एट ऑरिफिस सरफेसेस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड अपॉन फ्रिक्शन एट द सरफेसेस। द डिस्चार्ज थ्रू एन ऑरिफिस फिटेड इन अ टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, तो डिस्चार्ज अगर ऑरिफिस फिट कर दिया जाए तो वो इंक्रीज कैसे करेगा? उसने पूछा वो इंक्रीज कैसे होगा डिस्चार्ज, तो हमें क्या करने का? फिटिंग अ शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप टू द आउटसाइड, तो हमें एक छोटा सा पाइप आउटसाइड पे लगाना रहेगा। ठीक है, 186। टोटल प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर वेसल कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए हमें जो प्रेशर निकालना है ना, तो प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट, प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट। तो ना ये रेडियस पे, ना स्क्वायर ऑफ द रेडियस पे, ना क्यूब रेडियस पे, ओनली हाइट। ए फ्लो इन अ ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वेरीड इफ द फ्लो विल बी। ठीक है, क्या हो रहा है? ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, तो फ्लो कैसा होना चाहिए? फ्लो शुड बी स्टडी एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, अच्छा ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, तो सॉरी स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये गलत है, सॉरी स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड ऑप्शन सही है। स्टडी होना चाहिए और नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। द एनर्जी लॉस इन अ फ्लो थ्रू नोजल एज कंपेयर टू द वेंचुरीमीटर। तो एनर्जी लॉसेस सबसे ज़्यादा वेंचुरीमीटर में कम होते हैं। वेंचुरीमीटर के लिए 0.95 होती है इस चीज़ की वैल्यू, है ना, और ऑरिफिस के लिए इसकी वैल्यू कुछ 0.6 करीब होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा होगा नोजल में। ओरिफिस इज अ ओपनिंग, तो ओरिफिस की ओपनिंग कैसी होती है?
with closed perimeter and regular form through which water flows, with prolonged side having a length of 2-3 diameter of opening in thick wall, with partially full flow in hydraulic structure with regulation provision. तो आंसर है विथ क्लोज्ड पैरीमीटर्स एंड ऑफ रेगुलर फॉर्म ऑफ थ्रू विच वाटर फ्लोज. ठीक है, आंसर देखिए 190. द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ चार्ज इन कंपैरिजन टू द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के कंपैरिजन में. तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू होती है 0.9. ठीक है, जनरली जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 0.9 और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू होती है 0.64. नहीं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू होती है 0.64, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू होती है 0.9, है ना. क्योंकि सी डी क्या होता है, कुछ नहीं होता, सी वी इंटू सी सी होता है, तो इसकी वैल्यू तो कम ही होने वाली है, तो लेस. हीटिंग ऑफ अ ड्राई स्टीम अबव सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं सुपर हीटिंग, सबको पता है. द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सुपर हीटेड स्टीम इन अ किलो कैलोरी इज जनरली ऑफ ऑर्डर ऑफ. तो स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है ना, किसका, आपके सुपर हीटेड स्टीम का, है ना. तो आंसर होगा 0.5. एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कैसी होती है, इसेंशियली एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, नॉन हीट ट्रांसफर प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. तो दिस इज नॉन हीट ट्रांसफर प्रोसेस. द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ कॉर्निस बॉयलर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ. तो जो डायमीटर ऑफ कॉर्निस बॉयलर होता है वो किस ऑर्डर का होता है, वो 1 से 2 के ऑर्डर का होता है. ठीक है. 195. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर्स इज बेस्ट सूटेड मीट फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स. तो इनमें से कौन सा बॉयलर फ्लक्चुएटिंग डिमांड से मीट करता है, बैबकॉक एंड विलकॉक्स, लोकोमोटिव, लेंसर एंड कॉकरन. तो आंसर इज लोकोमोटिव. एन इंजन इंडिकेटर इज यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग. तो किसके लिए यूज होता है, इंजन इंडिकेटर इज यूज्ड, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड नन ऑफ दीज. तो जो इंजन सिलेंडर होता है वो सिलेंडर प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है. ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज. डीजल फ्यूल कंपेयर टू द पेट्रोल, है ना, लेस डिफिकल्ट टू इग्नीट, है ना, बिल्कुल सही लिखा है, लेस डिफिकल्ट टू इग्नीट होता है. जस्ट अबाउट द सेम डिफिकल्ट टू इग्नीट, मोर डिफिकल्ट टू इग्नीट एंड हाईली इग्निटेबल, है ना. तो लेस डिफिकल्ट टू इग्नीट, आंसर है वैसे सी ए. ठीक है, क्योंकि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इज लो. ठीक है. द फ्यूल एयर रेशियो इन पेट्रोल इंजन फिटेड विद सक्शन कार्बोरेटर ऑपरेटिंग विद अ डर्टी एयर फिल्टर एज कंपेयर टू द क्लीन फिल्टर विल बी अनप्रेडिक्टेबल. ठीक है, फ्यूल एयर रेशियो इस पेट्रोल इंजन का फिटेड विद हम लोग क्या सक्शन कार्बोरेटर के साथ लगाया है ना, जो एक डर्टी एयर फिल्टर के कंपेयर में हमें निकालना है क्लीन फिल्टर का, तो हमें नहीं पता चलेगा, अनप्रेडिक्टेबल होता है वो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लाइटेस्ट एंड मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल. मोस्ट लिक्विड फ्यूल. ठीक है, ठीक है. तो 6:1, 9:1, 12:1, 15:1. आंसर है 15:1. इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय. तो इग्निशन क्वालिटी ऑफ अ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय कैसे होता है, तो पेट्रोल के लिए अगर इग्निशन क्वालिटी बतानी है तो हम लोग ऑक्टेन नंबर से बताते हैं. ये चारों ही ऑप्शन गलत है. ठीक है, चलिए, तो 200 का हो गया ऑक्टेन नंबर आंसर. तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए सेट 4 के 2018 के. अगर आपको अच्छे लगे हैं तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल पर छोड़कर जाइएगा. मैं जानता हूँ कि मैं पूरे 75 आवर्स मतलब पूरे 1 घंटे का कुछ का वीडियो बनाता हूँ, वो इसलिए बनाता हूँ कि मैं चाहूँ तो 15-15 मिनट का वीडियो बना दूँ. उसको अपलोड करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत होगी और आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा. आप 15 मिनट का वीडियो देखोगे, फिर दूसरा वीडियो निकालोगे, फिर तीसरा वीडियो निकालोगे, घंटा भर तक आप यही नहीं कर सकते हो. ठीक है, आप एक वीडियो देखिए, अगर आप थक जाते हो तो उसको पॉज कर दीजिए, है ना. आपको जल्दी जल्दी करना है तो आप 2x पे 4x पे लगा लीजिए, 16x पे लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा जल्दी करना है तो, है ना. तो इससे क्या होगा, आप एक बंदा अगर पढ़ रहा है तो एटलीस्ट 1 घंटे तो एक पेपर लगाए ना, है ना. अब वो 15 मिनट का वीडियो खोले, उसके बाद फिर 15 मिनट का वीडियो खोले, उसके बाद फिर 15 मिनट का वीडियो खोले, उसके बीच में उससे कोई और ऐड देख लिया, उसको वो अच्छा लग गया, वो घंटा भर तक वही ऐड देख रहा है. अब वो घंटा भर तक और कोई वीडियो देख रहा है, बोर हो रहा है बार बार, उसका नेट प्रॉब्लम कर रहा है. एक बार में एक वीडियो लगाओ, एक बार में पूरा पेपर लगा लो. ठीक है, इसकी गूगल ड्राइव फाइल में गूगल ड्राइव में मैंने अपना इसकी पेपर्स डाल दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए. फेसबुक इंस्टा मुझे फॉलो कर लीजिए.
अन अकेडमी पे आप मुझसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का जनरल स्टडीज का पोर्शन पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय। बस इतना ही मुझे बोलना था।